Yeah, so hi guys, this is Navdeep here, and I'm recording this lecture for CEO round of Unacademy Stars program. The topic that I would be taking today is fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स जो एस्पिरेंट्स है यूपीएससी के उन्हें पता होगा कि एक डेफिनेट टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इट इज द फंडामेंटल राइट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स में से अगर एक डेफिनेट पार्ट है जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे पिछले 6 से 7 साल के, तो आप देखेंगे पार्ट थर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट से डील करता है, जिसमें आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक हैं, इसकी यील्ड आई थिंक बहुत हाई है. आपका क्वेश्चन ये होगा कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द यील्ड. बिकॉज बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे इंडियन पॉलिटी में जहां से क्वेश्चंस स्केर्सली कभी पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है. और कॉन्जिक्यूटिवली अगर आप पीवाईक्यूज के एनालिसिस करेंगे तो पार्लियामेंट, स्पेशली बिल्स वाला पार्ट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस एंड जुडिशरी, इनकी यील्ड कंपेरेटिवली बहुत हाई है. फंडामेंटल राइट्स प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों प्रोस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट वुड बी सीइंग इन दिस लेक्चर, वी वुड बी गेटिंग ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन. Okay, we will definitely go for concept building. We will go for the background. We will go for the importance and how questions are asked. So, in the next 30 to 35 minutes of this lecture, I will be taking these fundamental things about the fundamental rights. Okay. So, जैसा मैंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल पार्ट्स है वो करंटली 25. पार्ट थर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक आते हैं, इट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. ओके, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, ये समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज द नीड फॉर राइट्स. ये राइट्स क्या होते हैं, व्हाई आर दे सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये राइट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है. ओके, सो ओके सो हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, स्पेशली इन यूरोप. आपको पता है टुडे दीज डेज we have what we call as the lex rex. lex rex लीगल टर्म है, बट आप इसको डेली फील करते हैं कि व्हाट डज द lex rex मीन्स. lex rex मीन्स लॉ इज किंग. दैट मीन्स लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम. आजकल हम जिस टाइम में रह रहे हैं, हम देखते हैं कि लॉ इज सुप्रीम. सब कुछ जो भी हमारे आसपास हो रहा है, इट इज जज्ड बाय द लॉ, लीगल, इलीगल. वी हैव ऑफर सीन कि जो लॉयर्स होते हैं दे वेयर ब्लैक एंड व्हाइट. Why the lawyers wear black and white? Because there are two things in the law. One is legal, either it is legal or it is illegal. बीच की बात नहीं होती लॉ में. इसीलिए जो वकील लोग होते हैं दे वेयर ब्लैक एंड व्हाइट. सो जो हमारा टाइम है, दिस इज द टाइम ऑफ लेक्स लेक्स. लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम.
लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में जाएंगे, स्पेशली इफ यू गो टू द यूरोप साइड, वी सी कि यूरोप टाइम पे देयर वाज गोइंग ऑन समथिंग वी कॉल्ड एज रेक्सलेक्स, which means king is law. King had unlimited powers. King के unlimited powers थे. King अपने आप को कंसिडर करता था that he is the shadow of God on earth. King नॉर्मल सब्जेक्ट्स जैसा नहीं था. अगर हम एंशियंट टाइम में जाएंगे, so king considered himself as the shadow of God on earth. इसी को हमने लिंक किया एंड इसी को हम लोग कहते हैं डिवाइन राइट्स ऑफ किंग. यूरोप में इस डिवाइन राइट्स ऑफ किंग की शुरुआत किंग हेनरी एट्थ इंग्लैंड में एंड लुइस 14 फ्रांस में करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, इसको आप समझिए. द मेजर force behind the society in Europe was the church. जो चर्च है, ये यूरोप की सोसाइटी का एक आप समझ लीजिए इंजन था. Every aspect of life of the Europeans revolved around the church. King wanted to gain absolute power. King चाहता था कि उसके पास absolute power है. And what king did? एक थ्योरी किंग ने फैलानी शुरू कर दी कि he has the divine rights. He is the shadow of God on earth. ऊपर खुदा, नीचे किंग. Thus the actions of the king, the decisions of the king cannot be questioned. हम भी डेली, अगर आप समझिए, हम डेली लाइफ में बैठते हैं, डे टू डे लाइफ में कई हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं. कभी कभी देखिए लक इज नॉट ऑन आवर साइड, सो एक दो मार्क्स से ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है. व्हाट डू एस्पिरेंट्स से कि शायद भगवान की किस्मत है, भगवान ने लिखा हुआ है. सो आज भी हम इस टर्म को यूज करते हैं, लेकिन तब किंग ने खुद ही कह दिया कि मैं भगवान का दूत हूं. क्या आप क्वेश्चन करेंगे? आप सोचिए, आप उस टाइम में जब लोगों का दिमाग इतना ज्यादा थिंकेबल नहीं है, इतना ज्यादा चीजें सोच नहीं रहे, क्योंकि चर्च आपकी थिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट कर. यू कैनॉट क्वेश्चन द किंग. यहां से इवॉल्व हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग. चर्च की बैकिंग है. किंग ने कह दिया आई एम द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ. पीपल हैव नो वे अदर देन फॉलोइंग व्हाट द किंग इज सेइंग. और कोई रास्ता नहीं. बट इंडिया में ऐसा नहीं था. अगर इसी टाइम पे हम लोग इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में ऐसा नहीं था. अगर आप इवन मौर्यन एज का टाइम पीरियड पढ़ते हैं तो देयर वाज नो किंग. इवन अशोका नेवर सेड, अशोका द ग्रेट नेवर सेड कि आई एम शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ. हम हिस्ट्री में अक्सर पढ़ते हैं कि अशोका ने कहा ही इज द सर्वेंट ऑफ गॉड. इट वॉज इंडिया में भी ये कंसेप्ट आया, बट बहुत लेटेस्ट पार्ट में है. इंडिया में ये डिवाइन राइट्स ऑफ किंग वाला कंसेप्ट लाने वाला बंदा था बलबन. अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, बलबन स्टार्टेड टू से कि मैं, बलबन एक टाइटल लिया अपने में, उसने कहा मैं जिले लाई. बिकॉज तब नोबल्स के बीच में और सुल्तान के बीच में देयर वाज ए, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, देयर वाज ए टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन फॉर द पावर. बलबन उस टग ऑफ वॉर को जीतने के लिए एंड नोबल्स को कंट्रोल करने के लिए ही सेज आई एम जिले लाई. ही अडॉप्ट्स द टाइटल ऑफ जिले लाई.
दैट मीन्स आई एम द शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बर्बन इंट्रोड्यूस टू प्रैक्टिसेस, सजदा एंड पाइबोस। अब बीइंग ए पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी टीचर, इंडियन पॉलिटिकल साइंस का टीचर, व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग विद यू राइट नाउ। आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग विद यू गाइस बिकॉज अगर आप देखेंगे इफ देयर इज सम पर्सन जो प्रोक्लेम करते दैट ही इज द शेडो ऑफ गॉड, यू हैव नो राइट्स। आपके कोई राइट्स ही नहीं। इन इंडिया वी सी दिस न्यूमरस एग्जांपल्स, हम देखते हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि द सो कॉल्ड, मैं सबका नहीं कह रहा, बट देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स जहां पर पीपल हैव प्रोक्लेम्ड दे आर द इनकारनेशन ऑफ गॉड, एंड हाउ दे आर प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द फॉलोअर्स, है ना। तो हमें यहां से ये चीज समझ में आ गई जब यूरोप में ये कंसेप्ट आया कि देयर इज ए डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। द पीपल हैड नो राइट, एब्सोल्युटली नो राइट। सब कुछ गॉड ने बनाया, एवरीथिंग इज मेड बाय द गॉड। तो जितनी भी रिसोर्सेस इंग्लैंड के लोगों के आसपास थी, दैट रिसोर्सेज बिलोंग टू द किंग, बिकॉज भगवान ने बनाई है, और भगवान का शेडो कौन है? इट इज डेफिनेटली द किंग। बट यूरोप में भी चीजें चेंज हुई। यूरोप में चीजें चेंज होती हैं आफ्टर रेनेसांस। आफ्टर रेनेसांस आफ्टर रेनेसांस जिसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, द थिंग्स चेंज्ड इन यूरोप। ये एज ऑफ थिंकिंग है। अब ये रेनेसांस कहां से बीच में आया, हम इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट दिस रेनेसांस वाज ऑल अबाउट, ये हुआ क्या, कैसे ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट आया। यूरोप में रेनेसांस आना इज लिंक्ड विद द राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर्स इन टर्की। आप ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, इसीलिए बीइंग ए पॉलिटिकल टीचर मैं इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, ओके। लेकिन मैं आपसे ये चीज कह सकता हूं कि इट इज इन योर सिलेबस में। एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देयर वाज अ राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर, फॉल ऑफ क्रिश्चियन एम्पायर इन यूरोप। यूरोप पूरे में जैसा हम कहेंगे डार्क एज चल रही है, बिकॉज आपने देख लिया किंग हैज अ डिवाइन राइट्स, लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय द चर्च। तो जो ये एज थी यूरोप में, स्पेशली अंडर द कार्लेजियन डायनेस्टी, इसे हम कहते हैं डार्क एज ऑफ यूरोप। व्हेन ओटोमन्स अटैक्ड यूरोप, हमने अक्सर पढ़ा हुआ है कि जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई हैं, जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आए हैं, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स आए हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स आई हैं, वो सब ग्रीस से आई। When there was a rise of Ottoman Empire, they attacked Greece. अगर आप देखेंगे टर्की and there is a Greece. The population of Greece was given a choice कि either you convert or you just leave the place. Okay. So it is said कि जो ग्रीस की पॉपुलेशन थी, they knew everything. उनके वहां पर ग्रीस में तो there were commentaries on democracy, है ना, अक्सर हम पढ़ते हैं, साइंटिफिकली भी बड़े एडवांस थे वो। They migrated to a town called Florence in Italy. इटली के नॉर्थ में, अगर आप मैप देखेंगे इटली का, नॉर्थ में आप जगह देखेंगे फ्लोरेसेंस। दे माइग्रेटेड टू दैट प्लेस। ऑफ कोर्स अब देखिए ग्रीस से पॉपुलेशन आई है, who have certain set of beliefs. ग्रीस से जो पॉपुलेशन आई है, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ बिलीफ्स। उनको अपनी कुछ आस्थाएं हैं, अपना कुछ बिलीफ है जो जनरेशन बाय जनरेशन उन तक ट्रांसफर हुआ। एंड दे आर मीटिंग विद द डार्क एज
पॉपुलेशन ऑफ यूरोप, होगा क्या? क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी। अब देखिए, वो पीरियड है 11th-12th सेंचुरी, ये वो पीरियड है व्हेन देयर इज नो गूगल। गूगल नहीं है हमारे पास, वी हैव नो यूट्यूब एट दैट टाइम। If there is a clash between two ideologies, the only way to sort it out is the experiments. आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, देयर विल बी डिबेट्स, देयर विल बी एक्सपेरिमेंट्स, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एंड इसी पीरियड में, ये जो रेनेसांस का पीरियड है, जो डिबेट्स हुई, मैं आपसे शॉर्ट में इतना कह सकता हूं कि आपके डेमोक्रेसी से लेके, आपके फाउंटेन पेन से लेके, आपके एयरप्लेन तक, everything was conceptualized in this period. शेक्सपियर, लियोनार्डो विंसी, आप किसी भी बड़े थिंकर का नाम ले लें, लॉकी ले लें, सेंट थॉमस ले लें, all were belonging to this period, all belong to this period. The authority was questioned. जो अथॉरिटी थी, that the king has the divine rights, this was questioned. इसके ऊपर क्वेश्चन होने लगे. So it was the period of Renaissance जिसने इस किंग के डिवाइन राइट्स के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करना शुरू किया. आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर होंगी. ओके. एंड जब ये चीजें क्वेश्चंस हुई, ओके, जब ये सब चीजें क्वेश्चन होने लगा, देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन, ए कंसेप्ट was born कि there should be separation between state and religion. स्टेट के फंक्शंस अलग हैं, रिलीजन के फंक्शंस अलग हैं. इसी टाइम पे ह्यूमन राइट्स का भी एवोल्यूशन हुआ, स्पेशली इन द वर्क्स ऑफ जॉन लॉके. ह्यूमन राइट्स का एवोल्यूशन भी इसी पीरियड में. इसी टाइम पे जो यूरोप में आगे जाके मूवमेंट्स चलेंगी, स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके कॉन्सेप्ट्स लाइक लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी, वो सब पीरियड्स भी, वो सब टर्म्स, वो सब कॉन्सेप्ट्स भी इसी पीरियड में सबसे ज्यादा डिबेट किए गए एंड उनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया. सो अगर मैं शॉर्ट में आप लोगों से बोलूं, सो इट वाज द पीरियड ऑफ रेनेसांस व्हेन द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग वर क्वेश्चन, when the divine rights of the king were questioned. यहीं से ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आता है, यहीं से लिबर्टी, डिग्निटी, फ्रीडम, इक्वलिटी, जैसे मैंने कहा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं. द पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द अथॉरिटी. रिवॉल्ट्स होने लगी बिकॉज पीपल नाउ वेर फेमिलियर विद द पॉलिटिकल राइट्स. लॉके जैसे थिंकिंग, जो रेनेसांस के बड़े पॉलिटिकल थिंकर से, दे आर कॉल्ड एज द क्राफ्ट्समैन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स. इसी टाइम पे एक इवेंट आता है जब किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड विंडसर में थे, इंग्लैंड में, रनीमेड में. उनके पास प्रोटेस्टर्स जाते हैं एंड 15 जून 1215 को इन विंडसर, इंग्लैंड के राजा जॉन 15 जून 1215 को ये एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं बिटवीन किंग एंड रिवोल्टर्स. एंड ये जो एग्रीमेंट था किंग और रिवोल्ट करने वाले सब्जेक्ट्स के बीच में, यही एग्रीमेंट बाद में इंग्लैंड के लोगों को कुछ राइट्स देता है, बड़े छोटे छोटे राइट्स देता है, कोई बड़े राइट्स नहीं देता, बेसिक राइट्स देता है. जैसे राइट टू हैव द प्रॉपर्टी, वुमेन कैन ऑल्सो सक्सीड द प्रॉपर्टी ऑफ देयर डिसीज्ड हस्बैंड, राइट टू कीप प्रोड्यूस एग्रीकल्चर.
मतलब आज अगर आप इसे डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे और राइट्स को अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आप बोलेंगे कि यार इतने बेसिक राइट्स के लिए तब लोगों ने रिवॉल्ट की। हाँ की, बिकॉज उनको ये भी नहीं मिले थे। सो ये डॉक्यूमेंट्स जो किंग ने साइन किया था लोगों को बेसिक राइट्स देने के लिए, दिस डॉक्यूमेंट वाज टर्म्ड एज मैग्ना कार्टा लिबरेटेड। इसीलिए राइट्स का क्रेडल अगर हम किसी बोलेंगे, इट वाज द मैग्ना कार्टा। भले ही राइट्स छोटे थे, मैं अभी भी कह रहा हूं राइट्स छोटे थे, राइट्स बड़े नहीं थे, बट देयर वाज अ जर्नी, देयर वाज अ बिग बैंग, एंड दिस इवेंट वाज द बिग बैंग फॉर द राइट्स, एंड लोगों को बेसिक राइट्स मिल गए। इसी के बाद द पीपल ऑफ इंग्लैंड स्टार्टेड डिमांडिंग मोर पॉलिटिकल राइट्स। इंग्लैंड के जो लोग थे, जो सब्जेक्ट्स थे, दे स्टार्टेड asking for more political rights. They started to demand democracy. राइट्स मिल चुके थे, शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए मैंने मैग्ना कार्टा के इवेंट को बिग बैंग कहा। देयर वाज अ फेमस ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। इसी रेवोल्यूशन के बाद जो प्रेजेंट फॉर्म है आज इंग्लैंड का, फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इंग्लैंड बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है, मैं थोड़ा जल्दी से यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। एब्सोल्यूट मोनार्की मींस, जिसे मैंने आपसे कहा था, रेक्स लेक्स, किंग इज लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मींस लेक्स रेक्स, यानी लॉ इज किंग। इसी के साथ साथ हमेशा गवर्नमेंट के दो हेड होते हैं। एक हेड होता है हेड ऑफ स्टेट, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। दूसरे हेड होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हेड ऑफ स्टेट इज ए किंग या क्वीन, कोई भी हो सकता है, बट द रियल पावर, दैट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इज ऑलवेज इलेक्टेड। इट कैन बी ए प्राइम मिनिस्टर। इंडिया इज ए प्योर रिपब्लिक। आप बोलेंगे सर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है? ना ना बेटा, इंडिया इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। ये बात मैं आपको बता दूं। क्यों? बिकॉज इंडिया इज ए रिपब्लिक। हमारे यहां रेक्सलेक्स भी है, एंड head of the state is elected. Doesn't matter indirectly or directly, but head of the state is elected. एक बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक, है ना? तो रिपब्लिक कहते हैं, लोग कहते हैं कि इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर रिटन, नॉट इम्पोर्टेंट, देयर इज अनदर पॉइंट अटैच्ड टू इट। एक कंट्री को आप रिपब्लिक तभी बोलेंगे व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज आल्सो इलेक्टेड along with the head of the government. इसीलिए मैंने कहा इंग्लैंड इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बट नॉट ए रिपब्लिक, वेयर एज इंडिया इज ए रिपब्लिक। ओके, सो ये इवेंट आता है। इस इवेंट के बाद देयर वाज अ इंडिपेंडेंस वॉर, जो 1789 के आसपास शुरू होती है यूएसए में। सेम यही रेनेसांस के थिंकर्स की, जो रेनेसांस के हमारे थिंकर्स हैं, इन्हीं की पढ़ाई, इन्हीं की शिक्षा लेके यूएसए में, ये चीज समझिएगा, यूएसए के जो लोग हैं इंडिजीनियस नहीं है जो इस टाइम पे इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। वी विल डिस्कस इट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो समटाइम। यूएसए हैड ए सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन फ्रॉम यूरोप, एंड यूरोप यूएसए को यूज कर रहा था एज ए स्टेशन फॉर रॉ मटेरियल्स। यूरोप के ही सब्जेक्ट्स, स्पेशली इंग्लैंड के ही सब्जेक्ट्स, जो जाके यूएसए में काम भी करते थे, they were just the suppliers. इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे।
Then any political thinkers like Rousseau, any political thinkers के ideas आए like no taxation without representation, and इन्हीं से इंस्पायर होके sovereignty का कंसेप्ट आया. एंड जो ये यूरोपियन लोग यूएसए में रह रहे थे, दे डिक्लेयर्ड ए वॉर अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट, एंड इसी वॉर को हम लोग कहते हैं यूएसए वॉर ऑन इंडिपेंडेंस. The citizens of USA were successful in attaining independence from the European powers, and USA was born, United States of America. ऐसे ही born. ओके, सो आप ये कभी सोचिएगा कि अगर what education can do, right? हम लोग कई बार सोचते हैं, हम लोग कभी देखिए, we see the memes, आजकल जैसे memes देखते हैं, I have seen it, especially you must have also seen it कि for example XYZ कोई आदमी है, he hasn't studied much, he is driving a Rolls Royce and you are studying for 4-5 years and आपके पास कुछ भी नहीं है, still struggling for the job. But एक example आप ये भी देखिए what education can do. Look at what the beauty did in the USA. आज दुनिया की हेगमनी यूएसए के पास है, and it was born inspired from this political ideas. This is the beauty of learning. यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया, एंड ये भी आपको फैक्ट यहां पे बता दूं कि यूएस इज ए रिपब्लिक बिकॉज हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट वहां पे प्रेसिडेंट ही है, इलेक्टेड. ओके, एंड आपको ये फैक्ट बता दूं कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे पतला है, थिनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. इसी कॉन्स्टिट्यूशन को जब लिखा जा रहा था तब जेम्स मेडिसन कहते हैं कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स होने चाहिए, नॉट जस्ट द राइट्स, खाली राइट्स नहीं, जो राइट्स होने चाहिए दे शुड बी ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे शुड बी जस्टिसेबल, मतलब मैं बताऊंगा अभी, एंड इट शुड बी अगेंस्ट द स्टेट. स्टेट किसी भी सिटीजन को कभी कोई नुकसान ना पहुंचाए, कभी उसकी डिग्निटी के साथ ना खेले, इसीलिए देयर शुड बी सर्टेन सेट ऑफ राइट्स that are important to secure the dignity of the citizens, that are important to secure the dignity of the citizens. So मेडिसन का आप कंसेप्ट समझिए, मैग्ना कार्टा में सिर्फ राइट्स दिए गए थे, जेम्स मेडिसन एक स्टेप आगे चले गए, कहते हैं कि हमें राइट्स देने चाहिए अपने सिटीजन्स को दैट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई सब गारंटीड है, एंड इट शुड बी जस्टिसेबल. इट इज ऑफ कोर्स एवरी राइट इज अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट हमारे अस्तित्व को कभी मिटा ना दे, इसलिए वी हैव द राइट्स. लेकिन मेडिसन एक स्टेप आगे जा चुके थे, कहते ये तो राइट्स जो होंगे गारंटीड होंगे और जस्टिसेबल होंगे, मतलब कभी भी सरकार अगर हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीनने की कोशिश करती है, द सिटीजन शुड हैव द पावर टू मूव टू द कोर्ट, एंड कोर्ट गवर्नमेंट के ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, गवर्नमेंट की एक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, एंड आपको आपके राइट्स वापस मिल जाएंगे. अगर मैग्ना कार्टा वाज ए बिग बैंग इवेंट, तो आई कैन से कि फंडामेंटल राइट्स जेम्स मेडिसन जो कंसेप्ट दे रहे हैं यूएसए में दुनिया में पहली बार, सो इट इज अ सुपरनोवा. सो जेम्स मेडिसन जो कह रहे हैं आप समझिए एक बार कि एक तो जो राइट्स हम लोगों को देंगे वो गारंटीड होंगे, खाली राइट्स नहीं देंगे, गारंटी भी दे रहे हैं साथ, और साथ में ये भी कह रहे इट इज जस्टिसेबल, मतलब स्टेट की कोई एक्शन, कोई ऑर्डर, कोई कानून, कोई अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे आपका फंडामेंटल राइट छीन रहा है,
to just go to the court. Court will declare states action as null and void और आपको आपके फंडामेंटल राइट्स वापस मिल जाएंगे. Then from 1789 till 1823, the Constitution of USA was amended 10 times. 10 बार amend किया गया. And the citizens of USA were given 10 fundamental rights. And thus USA became a cradle जिसने दुनिया को fundamental rights दिए. जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो अंबेडकर ने कहा गाइस देयर आर 4 टाइप ऑफ राइट्स. सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल राइट्स. देयर आर 4 टाइप ऑफ राइट्स. अंबेडकर सेड कि मैं आपको ये 4 के 4 राइट्स देना चाह रहा हूं. मैं आपको ये 4 के 4 राइट्स देना चाह रहा हूं. सोशल राइट्स मीन्स एक्सेस टू फूड, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, प्रोटेक्शन, लेबर राइट्स, इन सबको सोशल राइट्स कहते हैं. स्पेशली आजकल तो इसमें क्लाइमेट चेंज भी आ चुका है. ओके. Economic rights means economic security, equal pay for equal work, equal pay for men and women, right to work, वो सब economic rights में. Political rights में आपका right to vote, right to form a political party, right to contest election, right to elect, सब political rights में. Civil rights means no discrimination. There is no discrimination. Everyone has equal dignity and it is the duty of the state to protect your dignity. These are the civil rights. अंबेडकर ने कहा guys, dear Indians, मैं आपको 4 के 4 राइट्स देना चाह रहा हूं. मैं आपको सोशल राइट्स भी देना चाह रहा हूं, आपको राइट टू हेल्थ देना चाहता हूं, बेटर एजुकेशन देना चाहता हूं, बेटर हाउसिंग देना चाहता हूं. मैं आपको इकोनॉमिक राइट्स भी देना चाह रहा हूं, जिसमें राइट टू वर्क आता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आता है. मैं आपको पॉलिटिकल राइट्स भी देना चाह रहा हूं, मैं आपको सिविल राइट्स भी देना चाह रहा हूं. आई वांट टू गिव ऑल द 4 राइट्स टू माय फेलो इंडियंस, क्योंकि अब हम सोवरेन हैं. इंडिया इज नाउ ए सोवरेन कंट्री. वी आर मेकिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन. मैं आपको 4 के 4 राइट्स देना चाह रहा हूं. बट अंबेडकर ने एक चीज कही, अंबेडकर जी ने, कि ये जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स है ना, जिसमें एक्सेस टू हेल्थ आता है, एक्सेस टू एजुकेशन आता है, हाउसिंग फॉर ऑल, लेबर राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, ये दो जो राइट्स है ना, इसमें ना स्टेट का पैसा खर्च हो रहा है. आप सोचिए एक बार, आप खुद ही सोचिए, अगर गवर्नमेंट सबको घर दे रही है, हाउसिंग फॉर ऑल, हु इज पेइंग फॉर द लेबर, हु इज पेइंग फॉर द मटेरियल, हाउसिंग के लिए कोई तो पे कर रहा होगा ना. इट इज अ स्टेट पे कर रही. एंड अंबेडकर साहब ने कहा कि जो ये पॉलिटिकल राइट्स है, आपको राइट टू वोट देना, राइट टू पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, राइट टू गेट इलेक्टेड का राइट, और आपको सिविल राइट्स देना कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई कास्ट सिस्टम नहीं, ऑल आर इक्वल, ऑल हैव द इक्वल डिग्निटी, ये देने में ना स्टेट का यानी गवर्नमेंट का पैसा खर्च नहीं हो रहा. वी जस्ट नीड ए पॉलिटिकल विल. तो अंबेडकर साहब ने पहले 4 राइट्स को एक्सप्लेन किया, देन ये समझाया कि हाउ इट वुड बी डिलीवर्ड. सोशल इकोनॉमिक राइट्स अगर हमें सिटीजन्स को देने हैं, तो वी नीड टू स्पेंड द मनी. स्टेट का पैसा खर्च होगा. लेकिन अगर हमें सिविल पॉलिटिकल राइट्स देने हैं, वी जस्ट नीड ए पॉलिटिकल विल. अंबेडकर साहब ने कहा कि इंडिया इज करंटली, हमारे पास इतनी ज्यादा इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है. डेयर इंडियंस, अभी मेरे पास यानी इंडिया के पास इतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है, तो आई कैन नॉट गारंटी यू दीज राइट्स. लेकिन मैं लिख के जा रहा हूं.
आई कैन नॉट गारंटी, बट मैं लिख के जा रहा हूं, जब स्टेट की गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी आपको ये राइट्स मिल जाएंगे। गवर्नमेंट को आपको ये राइट्स देने ही देने, जिसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, राइट टू हाउसिंग, ये सब इकोनॉमिक राइट्स अभी नहीं दे सकते क्योंकि वी डोंट हैव द इकोनॉमिक कैपेसिटी। आई कैन नॉट गारंटी इट राइट नाउ, जस्टिसेबल भी नहीं, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते इनके लिए बिकॉज गारंटी ही नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आने वाली गवर्नमेंट के पास जब भी इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी आपको ये राइट्स आपके मिल जाएंगे। अंबेडकर सर रोड दीज राइट्स, ये जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं इन्हें अंबेडकर साहब लिख के गए पार्ट 4 में डीपीएसपी में, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दैट अंबेडकर, लुक एट द ब्यूटी। तो जो डीपीएसपीज हैं, जिसे मैं काफी सारे मतलब स्टूडेंट से भी बात कर चुका हूं, काफी सारे टीचर्स की भी वीडियो देखता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूं कि देयर इज नो क्लैरिटी। आपको ये समझना है कि डीपीएसपीज आर आल्सो योर राइट्स, लेकिन वो जस्टिसेबल नहीं है, गारंटीड नहीं। कौन से राइट्स है वो? सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। कब आपको मिलेंगे? जब गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी। राइट टू एजुकेशन भी तो डीपीएसपी में था पहले। जैसे ही गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कैपेसिटी हुई, यू गॉट इट, है ना? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कैपेसिटी गवर्नमेंट ने आपको दे दी। गवर्नमेंट ने कहा, अंबेडकर साहब ने कहा, जो ये सिविल पॉलिटिकल राइट है ना, जो जिसमें खाली साइन चाहिए मेरे, जिसमें कि सब समाज में बराबर है, नो इनइक्वालिटी, नो अनटचेबिलिटी, नो यूज ऑफ टाइटल्स, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, ये सब ये अभी ले लो। इनको मैं गारंटी भी कर रहा हूं एंड इनको मैं जस्टिसेबल भी बना रहा हूं। सो आई एम राइटिंग दीज इन पार्ट 3rd। सो पार्ट 3rd में क्या है? सिविल पॉलिटिकल राइट्स। पार्ट 3rd में दीज आर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 से लेके, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। तो एक बार मेरे साथ आप लोग सब मन में रिपीट करेंगे कि डीपीएसपीज आर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, they are not justiciable, they are not guaranteed by the constitution, and fundamental rights are civil political rights. These are guaranteed by the constitution and these are justiciable. Okay, so fundamental rights are guaranteed by the constitution, protected by the judiciary. DPSPs are written directions to the state कि आपने देना है जब आपके पास क्या होगी? इकोनॉमिक कैपेसिटी। तो अगर आप भारतीय संविधान देखते हैं, दोनों पार्ट 3rd और पार्ट 4 दोनों के दोनों राइट्स ही हैं। डीपीएसपीज आर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स आर सिविल पॉलिटिकल राइट्स। मैंने आपसे कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स अगेंस्ट द स्टेट, है ना? तब मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ज्यादा कि स्टेट होती क्या है। फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट होती क्या है ये मैं आपको बता दूं। स्टेट मींस, स्टेट की डेफिनेशन ऑफ स्टेट की स्टेट होती क्या है? इट इज गिवन इन आर्टिकल 12। बड़े ध्यान से यहां देखना, हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में, ये एग्जीक्यूटिव, पीएम, सीएम, डीएम अगर आपको याद रखना है। और देयर इज अ थर्ड ऑर्गन जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। लेजिस्लेचर में आ गया पार्लियामेंट, ओके, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव में आ गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल।
जो 6 स्टेट्स में ताम्बुक में है ना, करंटली 6 ही स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल ताम्बुक। एग्जीक्यूटिव में आ गया पीएम, सॉरी पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट, पीएम, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में, देन गवर्नर, सीएम, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट। आर्टिकल 12 कहता है कि मैंने जो आपसे चीज कही कि फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी लेजिस्लेचर सेंटर का एंड सेंटर की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट। उसके बाद ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, इनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जितनी भी पोस्ट है, पर्सन्स नहीं, पोस्ट, स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, ऐसी एग्जीक्यूटिव में जो पोस्ट है, जो चेयर है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जितने भी इनके डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में जितनी भी चेयर्स हैं, ऐसे सिमिलरली स्टेट में एंड लोकल बॉडीज भी, नॉट द पर्सन बट द चेयर, ये सब स्टेट की डेफिनेशन में आता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ स्टेट। डीसी साहब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, ही इज आल्सो चेयर, है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब डीएम आपका जो बंदा है वो चेयर नहीं है, वो स्टेट नहीं है, बट द पोस्ट इज स्टेट। आपने देखा होगा जब कोई, यू हैव गॉन टू एनी आईपीएस की किसी आप चैम्बर में गए, तो चाहे चेयर पे मेल हो या फीमेल ऑफिसर हो, व्हाट आई हैव सीन, अब तो मैडम सर आ गया है कंसेप्ट, बट दे यूजुअली यूज टू से सर, बिकॉज दे आर जस्ट ओब्लाइजिंग टू द चेयर। कुर्सी में पावर, बिकॉज चेयर इज द स्टेट। तो जब मैं कह रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट, तो स्टेट की डेफिनेशन दी आर्टिकल 12 में, और आर्टिकल 12 कहता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का भी, स्टेट का भी, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, गवर्नर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपैलिटीज, ये सब के सब स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या सर जुडिशरी स्टेट नहीं है? क्या जुडिशरी स्टेट का पार्ट नहीं है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जुडिशरी इज पार्शियल स्टेट। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इज पार्शियल स्टेट। जुडिशरी पार्शियल स्टेट। सर एक्सप्लेन कर दीजिए। आपका क्वेश्चन होगा कि ये पार्शियल स्टेट का मतलब क्या है। मैं समझा देता हूं। अगर मैं यानी नवदीप सिंह वर्सेस XYZ कोई प्राइवेट पर्सन है, हम दोनों के बीच में केस चल रहा है कोर्ट में, दोनों पर्सन्स प्राइवेट है, मैं भी प्राइवेट, ये भी प्राइवेट, तो कोर्ट विल, जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो आएगी स्टेट की डेफिनेशन। अगर नवदीप सिंह वर्सेस मेरा गवर्नमेंट के साथ केस चल रहा है, तो कोर्ट बोलेगा हम सिर्फ जुडिशरी हैं भाई साहब, हमें स्टेट में ना मिलाई, हम सिर्फ क्या है, जुडिशरी। ऐसा क्यों? बिकॉज देयर इज अ लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है अगर ए और बी के बीच में कोई केस चल रहा है तो इट मस्ट बी हर्ड बाय सी। अगर ए और बी के बीच में कोई केस चल रहा है, इट मस्ट बी हर्ड बाय सी, बट सी शुड नाइदर बी रिलेटेड टू ए नॉर बी, तभी तो जस्टिस मिलेगा। अगर ए और बी के बीच में कोई केस चल रहा है, तो जो सी है, जो जज है, ही शुड नाइदर बी रिलेटेड टू ए नॉर बी। इसीलिए जब मैं नवदीप सिंह वर्सेस किसी प्राइवेट पर्सन का केस चल रहा था,
तो कोर्ट ने कहा हम स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन जैसे ही एक प्राइवेट पर्सन वर्सेस स्टेट का केस लगा, कोर्ट ने कह दिया हम सिर्फ जुडिशरी है, अब स्टेट नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ स्टेट हो जाएगा, नेचुरल जस्टिस मिलेगा ही नहीं। ओके, सो स्टेट की डेफिनेशन में कौन आता है? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। व्हाट अबाउट सर जुडिशरी? जुडिशरी इज पार्शियल स्टेट, डिपेंड्स केस किसके साथ। आई होप आर्टिकल 12 आप लोगों का क्लियर है। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन कहां? यहां, आर्टिकल 12। मैंने आपसे यह भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। मतलब अगर आपको फंडामेंटल राइट्स स्टेट की किसी एक्शन के करके मिल नहीं रहे, आपको स्टेट आपसे फंडामेंटल राइट्स आपके छीन रही है, तो आर्टिकल 13 आपको रास्ता दे रहा है आपने क्या करना है। अगर मैं नटशेल में बताऊं तो आर्टिकल 13 कहता है एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट का कोई भी ऑर्डर, स्टेट का कोई भी एक्शन, स्टेट का कोई भी कानून, स्टेट का कोई भी संविधान में संशोधन जो आप लोगों के, मेरे, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, एब्रिज करे या कॉन्ट्रावीन करे। क्या क्या करे? वायलेट करे, एब्रिज करे या कॉन्ट्रावीन करे। या तो आपके फंडामेंटल राइट्स को तोड़े, पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे स्टेट, या थोड़ी सी भी छेड़खानी करे, एवरेज, या उसको शैडो कर दे, तो आपने कुछ नहीं करना है। आपको आइदर सुप्रीम कोर्ट जाना है या हाई कोर्ट जाना है। डायरेक्टली आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 स्टेट के उस ऑर्डर को, एक्शन को, लेजिस्लेशन को या अमेंडमेंट को डिक्लेयर कर देंगे एज नल एंड वॉइड, एंड आपको आपके फंडामेंटल राइट्स वापस मिल जाएंगे। आपको आपके फंडामेंटल राइट्स वापस मिल जाएंगे। और जिस ऑर्डर के तहत, जिस कोर्ट के ऑर्डर के तहत आपको आपके फंडामेंटल राइट्स वापस मिलेंगे, उसी को रिट्स कहते हैं, रिट्स। सो आर्टिकल 13 बताता है व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। 12 में स्टेट की डेफिनेशन, 13 में व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। तो फंडामेंटल राइट्स 12 और 13 में नहीं है, 14 से स्टार्ट होते हैं एंड इट गोज ऑल द वे टू आर्टिकल 32 तक जाते हैं। वी हैव 6 सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 6 सेट है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, right of religious freedom 25 to 28, cultural and education rights 29 and 30, and right to constitutional remedies जो भी आपने किया। which article was it? It was article 32। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि ये सारे के सारे राइट्स जो दिए हुए, these are guaranteed by the constitution, protected by the judiciary, that means these are justiciable, these are justiciable, guaranteed भी है and justiciable। okay, clear? So this was the brief introduction about fundamental rights। next topic में, next part में we will discuss in detail about these fundamental rights। okay, एक एक करके इनको हम लोग एनालाइज करेंगे। so have a great day ahead of you guys, thank you for your patience, have a great day ahead of you guys, thank you very much, thank you।